अगर 90 सेकेंड्स तक अपने मूड को कंट्रोल कर लेते हैं तो इट कैन क्विकली चेंज। जो ख्वाब देखना है खुली आंखों से वो बड़ा ज़रूरी है और ख्वाब का तल्लुक इमेजिनेशन के साथ है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इमेजिन करें और वो हो ना सकती है। आपके अंदर जो रोशनी दाखिल होती है ना, वो आपको लगे हुए किसी ज़ख्म, किसी तकलीफ़, किसी दुख के ज़रिए दाखिल होती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो कभी भी मोनोटोनस लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, ये बात याद रखें। इमोशनल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज जो है दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल स्ट्रेटजी थ्रू आउट द वर्ल्ड। किसी भी इंसान की आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देते हैं ना, तो उसके इमोशंस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर मेरी जो गुफ्तगू होगी वो ज़्यादा ह्यूमन हीलिंग पे होगी। और ह्यूमन हीलिंग के तो बहुत सारे वेज़ हैं ना, जैसे मेडिकल साइंस भी है, स्पिरिचुअल साइंसेस भी हैं, फिर आपकी बिहेवियरल साइंसेस भी हैं। तो हमारा जो ज़्यादा आज का फोकस है हीलिंग के ऊपर, दैट इज़ मोर अबाउट बिहेवियरल साइंसेस और हाउ वी कैन डील द human psychology through regulating their emotions, right? You are going to know about your potentials for being healers, right? जैसे मैंने शुरू में कहा कि there could be certain types of healing professions, जिसमें कि जब हम हीलर का लफ्ज़ सुनते हैं तो 2-3 तरह के हीलर्स हमारे जहन में आते हैं। जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, मेडिकल हीलिंग के प्रोसेस से आप गुज़रते हैं, अक्सर हम लोगों को डिफरेंट तरह से गुज़रना पड़ता है। इस तरह से हमारी कुछ जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं या हमारे ख़ास तौर पे इमोशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत होती है और हीलिंग की ज़रूरत होती है। और हम फर्दर लेक्चर में अगर डिस्कस भी करेंगे कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यानी हम एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले सीरीज़ में हमने 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस किया टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे इवन जो हमने 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स भी देखी थी, उसमें भी हमने ये देखा कि ये जो इरा है, दिस इरा और द इरा ऑफ 21st सेंचुरी इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी और एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी का इरा है। देन स्टिल वाई वी नीड दिस सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें देखिए कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिप्लेस होने जा रही हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बहुत कुछ आपको चेंज होता हुआ मिलेगा भी। और जब हम रिप्लेस करने की बात कहते हैं तो रिप्लेस का मतलब ये है कि एक की जगह दूसरा ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, इवन के आपके बहुत सारे मैनेजरियल टास्क हैं या जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रेपिटेशन होती है, वो रोबोटिक्स या मशीन्स कवर कर रही हैं। ऐसा ही है ना, जिसकी सर्टेन एग्जांपल्स हैं। इवन आप बैंकिंग सिस्टम देख लें, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा एक वक्त में किसी ख़ास एक प्रोफेशन को या प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होती थी, आज शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैशियर देख लीजिए, ठीक है, किसी वक्त में कैशियर कितना इंपॉर्टेंट होता था कि उसने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, वो सीट पे बैठा होगा तो आपका कैश आएगा, रिसीव होगा, एवरीथिंग। अब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो कैशियर है उसकी सर्विसेज जो हैं वो कितनी महदूद हो चुकी हैं, या आप ये कह लीजिए कि वो उतना इंपॉर्टेंट रहा भी नहीं है। वो सीट पे है या नहीं है, बैंकिंग का काम चल रहा है और उसने करना क्या है, यानी उसने अब वो नोट गिनने वाला सिलसिला भी नहीं है, उसने जस्ट मशीन में उसको पुट करना है, मशीन ने उसको काउंट करना है, मशीन ने उसको वेरीफाई करना है कि आपके जो नोट हैं वो असली हैं या नहीं है, और उसका काम सिर्फ बटन क्लिक करना और उसको वेरीफाई करना है कि येस दिस इज़ डन। एंड और इवन के उसको रिप्लेस भी कर दिया गया है। यू हैव ATM मशीन्स, यू आर कैशलेस, आपके मोड्स आ गए हैं सारे, ठीक है, यानी आपको रात के किसी भी टाइम ज़रूरत है तो वो हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि आपको उसको साथ रिप्लेस किया जा रहा है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी ने जो है वो एजुकेशन में भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स कर ली हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए ज़ाहिर है ये फ़ेस टू फेस अरेंज किया गया है, इफ़ समबडी कैन नॉट गेट दिस चांस, तो ये सारा नॉलेज वह घर बैठा हुआ ऑनलाइन भी ले सकता है। तो टू सर्टन सम एक्सटेंट्स रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं ह्यूमन बींग्स की, राइट, और प्रोफेशंस की भी और प्रोफेशनल्स की भी। सिमिलरली इवन के अब आप ये देखिए कि जो आपके डॉक्टर्स की भी हैं प्लेसमेंट्स हैं, वो भी समटाइम्स हम बहुत आसानी से ऑनलाइन कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी क्या करना होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या होता है, यू गिव हिम सम क्लूज अबाउट योर सिम्टम्स। डॉक्टर आपसे पूछता है जी क्या हुआ, आप अपने सिम्टम्स बताते हैं, ये है मसला। और डॉक्टर उन सिम्टम्स को देखते हुए अगर आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो ये बता देता है कि आपको ये टेस्ट करने हैं, और उसके बाद आप यू गो टू फॉर द टेस्ट एंड गेट रिजल्ट्स, और वो सब कुछ हो जाता है। अगर आप डॉक्टर नहीं भी अवेलेबल है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, ठीक है, एंड यू सी कि मैं किन सिम्टम्स में फॉल करता हूँ, और वहाँ पर आपकी वो मेडिकल या फिज़िकल ट्रीटमेंट जो है वो भी हो जाती है। सो दे आर सर्टेन प्रोफेशंस जो कि चेंज हो रहे हैं और उनकी नीड जो है प्रोफेशनल्स की रिप्लेस हो रही है।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंसानी इमोशन से रिलेटेड हैं, उसके बिहेवियर से रिलेटेड हैं, उसको अभी तक हम रिप्लेस नहीं कर पाए और ना ही शायद वो रिप्लेस हो सकता है। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ स्टिल देयर, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन कॉमन या आप ये कह लीजिए जो सिमिलर बिहेवियर्स हैं या सिमिलर क्रिएटिव स्किल्स हैं उनके ऊपर टारगेट करती है, राइट। सो इसका मतलब है कि जो जैसे हम पहले भी आपके साथ डिस्कस करते रहे हैं कि जो आपका प्रोफेशन है ख़ास तौर पे, उसमें आपका जो क्लाइंट है दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है इसको एज ए क्लाइंट ट्रीट करना और ख़ास तौर पे इसकी इमोशनल रेगुलेशंस को ट्रीट करना, दिस इज़ वेरी टेक्निकल एंड नॉट दैट ईजी कि आप उसको चंद सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर आप उसको रिप्लेस कर सकें। तो इसलिए एक चीज़ तो आपको जिसकी जो है वो श्योरिटी होनी चाहिए और आपको इस चीज़ के लिए तैयार भी करना है कि आपकी जो ज़रूरत है या आपके प्रोफेशन की जो ज़रूरत है वो अभी आइंदा चंद सालों में नहीं किसी को पढ़ने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आज 2022 है एंड थिंक अबाउट, हम एक टाइम लाइन बना लेते हैं आज से 10 साल पहले की, यानी 2012, 2022 एंड 2032। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिस्ट करें कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस थे जिनकी 2012 में डिमांड थी, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी 22 में आज है, एंड व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन 32। कैन यू इमेजिन जिस तरह से रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, यानी आपकी हर तरह की टेक्नोलॉजी में, हर तरह की फैसिलिटी में चेंज आ रहा है। जैसे हमने पहले ये भी डिस्कस किया कि आपके जो लर्नर्स हैं वो भी ज़ाहिर है चेंज हो रहे हैं, आपके क्लाइंट्स की जो सारी फॉर्मेशंस हैं वो भी चेंज हो रही हैं। फिर ख़ास तौर पे जो एक हम अनसर्टेनिटी की भी बात करते हैं इस सदी के हवाले से, उसमें जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी कोविड की सारी सिचुएशन गुजरी और फिर बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स, एमरजेंसीज़ जिसको आप कहते हैं, वो सारा पैटर्न चेंज करती जा रही है आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी लिविंग का, आपकी नीड्स का। सिमिलरली अगर आप अपने क्लाइंट्स की बात करते हैं तो जो क्लाइंट्स की नीड्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं और ख़ास तौर पर अगर हम उनकी इमोशनल नीड्स की बात भी करते हैं तो वो बिल्कुल चेंज हैं। क्या आज के जो आपका क्लाइंट है उसकी जो इमोशनल नीड्स इस वक्त में है, क्या वो 2012 में थी? आप में से कोई मतलब शेयर कर सकता है कि वो कौन सी ऐसी कोई एग्जांपल्स ज़रा बताइए मुझे कि जो 2012 में बच्चे थे। आप लोग चलें अपने हिसाब से ही दे दीजिए, आप लोग ही आज से 10 साल पहले चले जाएं और आप उसको कंपेयर करें। आप आज के जो बच्चे देखते हैं जो कि उस एज में है जब आप फॉल कर रहे थे, तो कितना डिफरेंस था उनमें, उनकी इमोशनल नीड्स कैसी थी? क्या उनके वही प्रॉब्लम्स थे जो आज हैं? आज के बच्चे को क्या टेंशन शुरू हो जाती है? आपको पनिशमेंट देनी होती थी तो क्या किया जाता था? मतलब मम्मी अबू ने या कोई किसी घर वाले ने तो क्या आपको मतलब थ्रेट क्या दिया जाता था, क्या किया जाएगा आपके साथ? हाँ, पॉकेट मनी बंद कर देंगे। और आज की अम्मी कहती हैं यस, ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें, ज़रा रुको, मैं पहले सबसे ज़्यादा तो ये वाईफाई का बटन बंद करती हूँ ना, इसने जो मुसीबत बनाई हुई है। तो यानी आप देखिए कि आपके इमोशनल नीड्स, आपकी जो सारी डिमांड्स हैं, यानी इवन कि आपकी पनिशमेंट्स का मैकेनिज्म भी चेंज हो रहा है। और पनिशमेंट्स बेसिकली दीज आर कॉल्ड रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है। आप सब साइकोलॉजी और स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स हैं तो आप रीइंफोर्समेंट्स को समझते हैं। तो यानी जो उस वक्त रीइंफोर्समेंट्स दी जा रही थी और आज की जो रीइंफोर्समेंट्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इमोशनल नीड्स जो कि उस वक्त में अटैच थी और आज हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि आज ये विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रैपिड चेंजेस व्हाट्सोएवर जो भी कुछ आती जा रही हैं, तो आपके साथ जो ह्यूमन बीइंग्स अटैच हैं उनकी नीड्स भी चेंज हो रही हैं। आज के दौर में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जितना डिस्ट्रेस हैं इमोशनली, शायद वो पिछले किसी दौर में नहीं थे, ठीक है। और जो उनके साथ स्ट्रेसेस और बर्डन ऑफ स्ट्रेसेस हैं वो भी शायद पहले नहीं थे। तो इट मीन्स कि आपकी ज़रूरत और अहमियत कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली है। सो ये सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? इसके बाद ये पता होना चाहिए कि अगर आप वही ट्रेडिशनल वेज़, ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि आज से
आप 10 साल पहले यूज़ करते थे या इवन आज भी यूज़ कर रहे हैं, शायद अगले 5 या 10 साल में आपके काम नहीं आने वाले वो। ठीक है, अब आप ये देखिए कि दुनिया भर में जो मोड ऑफ काउंसलिंग या थेरेप्यूटिकल सेशंस थे वो भी बदल चुके हैं, राइट? यानी पहले बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था फेस टू फेस पे, अब बहुत सारे ऑनलाइन जो है उसको भी मतलब आपको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ख़ास तौर पे कोविड के दौरान में देखा गया कि जो इमोशनल डिस्ट्रेस लोगों ने फेस किया उसका सोल्यूशन ऑनलाइन ने दिया। किसी एक वक्त में ये ख्याल किया जाता था और ख़ास तौर पे साइकोलॉजी की फील्ड में तो ये समझा जाता था कि इट्स नॉट पॉसिबल, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस चीज़ को कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो फेस टू फेस ना हो, राइट? दे फील मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट कि हम जो है अपनी आइडेंटिटी शो ना करें एंड वी कैन टेल आवर प्रॉब्लम और इशू और वट एवर दे वांट द सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि आपने उन सब चीज़ों के साथ अडेप्टेशन करनी है। आपको जो वेज़ और मेथड्स हैं इमोशंस को रेगुलेट करने के, उनको अंडरस्टैंड करने के, वो भी आपने उसमें भी सारी अडेप्टेशंस लेके आनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो ये भी हमने डिस्कस किया कि देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इमोशंस और जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट। अभी जैसे मैंने आपसे एग्जांपल की कि अगर किसी की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको डायग्नोज करने के ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स हैं, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक का पेशेंट है, तो उसके लिए कुछ सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि बॉडी के अंदर आते हैं, सिमिलर टेस्ट्स हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं और सिमिलर मेडिसिन है जो जिसकी डोज कम ज़्यादा करके अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन रिकमेंड कर दी जाती है। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आप ये बात करें कि आप किसी की इमोशनल स्टेट को डिस्कस करना चाहें और शेयर करना चाहें तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होंगी। तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड भी करना है और वहाँ पे आपकी जो ज़रूरत है एज ए प्रोफेशनल दैट इज़ स्टिल देयर, बट व्हाट योर ड्यूटी इज़ एज ए प्रोफेशनल कि आप जो चेंजिंग डिमांड्स हैं उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते जाएं, वो वेज़ और वो सोल्यूशंस ढूंढते जाएं, वो इनोवेटिव मेथड्स क्रिएट करते जाएं जो कि आज के क्लाइंट को या आने वाले क्लाइंट को उसकी ज़रूरत हो सकती है। सो आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इमोशंस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अच्छा, अब हम अगर इमोशंस और हीलिंग की बात करते हैं, इमोशंस और हीलिंग की, तो सबसे पहले हमारे जहन में थोड़े से ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि इमोशंस क्या होते हैं। अब इमोशंस के लिए हमारे साथ सामने और बहुत सारे वर्ड्स अटैच होते हैं, जैसे कि हम कितने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। इमोशनल होना होता क्या है वैसे? हम सारे दिन में 10 दफ़ा ये वर्ड यूज़ करते हैं, डोंट बी सो सेंटी। इतने इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है? आप आराम से भी ये बात कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम समटाइम्स कहते हैं मूड नहीं है, फीलिंग ऐसी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। कोई बीमार तो नहीं होते हम, खुदा न खास्ता हमें कुछ हुआ तो नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम नॉट फीलिंग फिट माई सेल्फ टू गो आउट एंड डू दिस वर्क और दैट टास्क। इज़ इट? ये कुछ सिमिलर सी चीज़ें हैं, है ऐसा? लेकिन ये है क्या? अब ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, मूड, इमोशन और फीलिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है? वो जैसे कहते हैं मुर्गी आया था कि अंडा आया था? फीलिंग आती है पहले। फीलिंग क्यों आती है हमें? या मूड ख़राब हो जाता है सबसे पहले? फीलिंग पहले फीलिंग आती है। फीलिंग किस चीज़ से डेवलप होती है? जब वो सेकंड पर्सन होता है जो आपको बात करता है या उसके उसका जो हमें रिएक्शन होता है उसकी वजह से वो फीलिंग आती है। तो इसका मतलब है फीलिंग से पहले भी कोई एक चीज़ है, थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल, आपका सेट ऑफ माइंड वैसा बना होता है कि आप इस बात से। लेकिन हम दिन में तो हमारे साथ देखें ना
कितने सारे इवेंट्स होते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस इन अ डे, एक सेकंड में अब आपका ठीक है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे तो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते, किसी ख़ास चीज़ पे करते हैं। और फिर अगर एक ही वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कमरे की बात करें तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ किसी एक के लिए नागवार हो, ठीक है, उसके इमोशंस शायद इतने सिमिलर ना हो जैसे सबके हैं, तो एक ही इन्वायरमेंट, एक ही स्टिमुलाई जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो किसी भी दूसरे इंसान के लिए डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर सकता है, उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट हो सकता है, उससे फिर डिफरेंट फीलिंग जनरेट हो सकती है, और फिर उससे आप कहते हैं कि आज मेरा पढ़ने का मूड है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, वी लुक फॉरवर्ड फॉर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मूड्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो दे आर डिफरेंट डेफिनेशंस। अच्छा, जैसे ये मैंने आपको कहा ना कि ये सिमिलर नहीं है, इसी तरह से इसको डिफ़ाइन करना भी बहुत मुश्किल है। बहरहाल स्टिल जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं या बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट, और वो जिस तरह कुछ मेजर फाइंडिंग्स आती हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आप सब जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो इमोशन है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। यानी ये हमारी तीनों चीज़ें, एक्सपीरियंशियल मीन्स हमारा एक्सपीरियंस किसी के साथ कैसा है, यानी वो कहते हैं ना एक ही बंदा है वो दूसरे की तारीफ़ कर रहा होता है और दूसरे बंदे के साथ वो कहता है कि नहीं मेरे साथ तो वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब है आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ कैसा रहा। यानी सुबह घर से आप 4 लोग रोड के ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी एक के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसका तो मूड ख़राब हो गया ना। यानी उसी रोड पे जा रहा है, वही सिग्नल था, लेकिन वहाँ आके किसी के साथ बाइक हिट हो गई या किसी का कोई आर्गूमेंट हो गया किसी बैगर के साथ, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनी थी साथ, हेलमेट नहीं पहनी हुई थी साथ वाली, उसको तो रोका नहीं, मेरी आज शामत आई हुई थी, ठीक है, गुजरते गुजरते किसी कोई अच्छी शक्ल नज़र आ गई, बंदे का मूड उससे भी खुश हो जाता है, ठीक है। तो एज डिफरेंस भी है ना, हर एज की डिफरेंट तरह से वो चीज़ें, तो इट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से किसी के साथ हो रहा है, और फिर उसके ऊपर बिहेवियर मीन्स उस एक्सपीरियंस पे जो रिएक्शन आपके पास आ रहा है, आपका बिहेवियरल इंटरेक्शन विद समवन एल्स, एंड देन डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट को भी डिफाइन करती हैं। सो इमोशंस आर हाउ इंडिविजुअल्स डील with matters or situations they find personally significant, and emotional experiences have 3 components. अब वो हम 3 components देखते हैं कि वो emotional experience जिसको हम कहते हैं कि emotional experience हमारा होता कैसे है किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि ये individual difference के साथ है, right? तो एक ही situation में एक जैसी conditions, एक जैसा environment, लेकिन different experience कैसे वो generate होता है, उसके 3 basic components हैं। इनको डिफ़ाइन करने से पहले हम ये जो है ना ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इमोशन, ये किस तरह से हमारे पास जनरेट होता है। इसमें देखिए एक सबसे पहले है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की अभी हमने बात की है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि आप तीनों को यहाँ कितने बजे पहुँचना था, कितने बजे पहुँचना था? 2:30 पे। आप तीनों 2:30 पे आ गए? चलें, सेकंड क्वेश्चन, आप लोग उनसे अगर मैं ये पूछूं कि आप तीनों किस तरह आए? डिफरेंट आपके पास मोड्स होंगे, ठीक है। आप तीनों का क्या दिल कर रहा था जाने को? अच्छा, क्यों नहीं कर रहा था? तो इसका मतलब है कि ये तीनों के साथ ऐसे ही कि कल भी आए थे और आज भी कोई और रीज़न थी। आपकी रीज़न क्या थी कि आपका मूड क्यों नहीं था आने का? चलें, यहाँ पे हमारी सेटलमेंट हो गई कि आपका मूड था और आपका भी मूड था। आपका मूड क्यों था? ओके, यानी आपका ये ख्याल था कि मेरी ज़रा लर्निंग बेहतर हो जाएगी, मैं कुछ नया सीख लूँगी, कुछ सुन लूँगी। आपने क्या सोचा? मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो सी कि हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका नाम क्या बेटे? हमना जो है वो डेफिनेटली उसका भी ये ख्याल हो कि मैं कुछ सीख रही हूँ, लेकिन उसका जो अदर इमोशन था फॉर बीइंग लेजीनेस वो उसके ऊपर ओवरकम हो रहा था,
ठीक है, और उसकी भी सर्टन रीजंस हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा और पूछना शुरू कर दूं, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है या सब्जेक्टिव हो सकता है इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो इट मीन्स दैट वी ऑल हैव सम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. तो जो हमारे इमोशंस बनते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर होते हैं. इसीलिए हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ तरह से एक ही सिचुएशन के साथ, एक जैसी सैलरी के साथ, एक जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ, मैं मोटी मोटी एग्जांपल्स दे रही, ठीक है, एक जैसे कल्चर के अंदर रहते हुए, एक जैसे जेंडर में, देयर सो मैनी थिंग्स टू रिलेट ना. एक ही मोहल्ले में रहते हुए, एक क्लासरूम में बैठे हुए, हम डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं. हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट तरह से डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अपने जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं हमारे इमोशंस को, और वो हमारे इमोशंस को बिल्ड भी कर रहे होते हैं. और हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और मूड्स हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करते हुए हमें लेके चल रहे होते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आर रिलेटेड टू आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिएक्शंस. जी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं ये आपके किसके साथ रिलेटेड है? आपकी फिजिक के साथ, ठीक है. यानी फॉर एग्जांपल आपका दिल किस चीज़ पे तेज़ से धड़कना शुरू कर देता है? हर एक के पास मुख्तलिफ होगा. फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लेट हो गए, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये पकड़ो बहुत लेट हो गए, ये करो ये करो. सो इट मीन्स दैट वी आर वेरी मच हमारा हम फिजिकली इसको रिस्पॉन्ड कैसे. कुछ लोग क्या है, ओके लेट तो हो गई हूँ लेकिन बस अब जो है ना वो मैनेज करना है, तो चलो बस ये उठाऊँ और ये उठाऊँ और वो करूँ, ठीक है. सो दे आर डिफरेंट रिएक्शंस जो कि हमारे अंदर से ट्रिगर हो रहे होते हैं. हमारी फिजिक भी उसको रिएक्ट कर रही होती है, हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, हमारा हार्ट उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. हार्ट से मुराद वही है, ब्रेन एक्टिविटी होती है, यू नो, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है. तो जो हम हार्ट की बात करते हैं या दिल की बात करते हैं कि हमारा दिल ये कह रहा है, एक्चुअली वो सारा दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ आवर ब्रेन. लेकिन वो ब्रेन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारी दिल की बातें करते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग की यानी लॉजिक की बातें करते हैं, ठीक है. तो हमारे जो इमोशंस हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू आवर हार्ट टॉक्स, लेकिन हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है या लॉजिकल वाला पार्ट है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन इमोशंस. और अभी हम वो देखेंगे कि हमारी इमोशनल मैनेजमेंट में जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो कितना इंपॉर्टेंट और क्या रोल प्ले करता है. बेसिकली जो इमोशनल रेगुलेशन है, अगर हम उसको लॉजिकली देखना शुरू कर दें और उसको उसके साथ रिलेट कर लें तो हमारे इमोशनल जो है वो बैलेंस हो जाता है. एंड दोज पर्सनस हु आर अनएबल टू डू दैट, उनका इमोशनल इम्बैलेंस जो है उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है, ऑल्दो दे आर वेरी मच गुड एट देयर IQ लेवल एज वेल, ठीक है. तो जो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्ड है टू योर इमोशंस, दिस ऑल्सो बिल्ट इन टू योर इमोशनल प्रोसेस. देन कम्स योर बिहेवियर रिस्पॉन्सेज. बिहेवियर रिस्पॉन्सेज ये हैं कि एक सिचुएशन हुई एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी सिचुएशंस है ना, सिंपल से एग्जाम्पल ये है कि आपके ऊपर निकलते निकलते घर से कोई पानी गिर गया, आप तैयार हुए हुए थे, नाश्ता कर रहे थे, कोई चाय गिर गई, आपसे गिर गई तो और तरह का रिएक्शन होगा, किसी और ने गिरा दी तो फिर क्या होगा, उसकी खैर नहीं होगी. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको भी बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है. फ्रेंड को साथ पिक करना था जाते हुए, ठीक है, आप लेट हो रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन अगर फ्रेंड लेट हो गया है, तुमने सारा मेरा मूड का बड़ा गर्क कर दिया है, हमने तो आज इतने बजे निकलना था, अब पता नहीं क्या आगे जाके होगा, ठीक है. और अगर आप सारा टाइम उस चीज़ को फोकस करते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो योर होल डे गोना बी रूइंड, ठीक है. यानी आपका सारा दिन जो है उसके ऊपर, इसका मतलब है कि जो आपका रिएक्शन है या बिहेवियर रिस्पॉन्स है टू दैट सिचुएशन दैट ऑल्सो बिल्ड इन टू योर इमोशनल स्टेट. How to skip these conditions? Yes, we are going to talk about it. ठीक है. अच्छा, हमने सिर्फ इस पे बात नहीं करनी कि हमने अपनी कैसे करनी है, हमने तो इस पे बात करनी है कि हमने दूसरों को भी कैसे इसके ऊपर लेके आना है. बट अगेन वही बात है कि हमें दूसरों को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले खुद इमोशनल स्टेबल होना है.
वरना क्या हुआ है, कोई क्लाइंट आया है, उसने अपनी दास्तान बचानी शुरू किया, वो बेचारी वहीं बैठी हुई और आप रोते जा रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे से तो ये सुना ही नहीं गया, आपने कैसे ये बात कर ली, आप कैसे ये सब कुछ कर ली, ठीक है। सो इट मीन्स कि आप, चूँकि आप लोगों को तो इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने की ज़रूरत है, राइट। नहीं होगा तो बिल्कुल काउंसलिंग तो कर ही नहीं सकते। यस, फिर आप अपने प्रोफेशनल, जब आपका क्लाइंट है, आपने अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत ख़ास तरह का रेपो बिल्ड करना होता है, ठीक है, जिसमें कि आप एक ख़ास लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं रिलेशनशिप की, ठीक है। यानी आप उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होते, इमोशनली अटैच इन टर्म्स ऑफ कि आप उसके इमोशंस में नहीं बहते, बल्कि आपने उसके इमोशंस को एक ख़ास लिमिट पे लेके आना है, ख़ास कंट्रोल में लेके आना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ और योर इमोशंस। स्टूडेंट है एक ऑटिज़म SPDJ के साथ, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे लिए तो टफ़ होता है उसके लिए बाज़ दफ़ा, लेकिन उनके पेरेंट्स को मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा जो उनकी मामा उनको हैंडल करती हैं, वो खुद भी काम कर रही होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बहुत थक चुकी होती हैं एकदम, और वो मुझे बताती हैं कि मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे नानके ने, दादों ने, इन लोगों ने ऐसी ऐसे बातें की। बिल्कुल। तो बाज़ दफ़ा वो बातें सुन के मैं खुद भी टार्चर होता हूँ कि ये कैसे डील कर रही हैं, और फिर मैं भी एज हमदर्दी जिस तरह का होता है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये बात सुन के तकलीफ़ हुई। हालांकि हमें, जिस तरह आप कह रही हैं ना, दूसरों को डील करने से पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इस बात के। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट एक जो है ना इसमें ऐड किया है। जब हम ये ख़ास तौर पे बात करते हैं ना पर्सन डिसेबिलिटीज़ की, इसके ऊपर हम आएंगे, तो जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ की जब हम इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें मतलब आप ख़ास तौर पे उनकी काउंसलिंग की बात करें, तो वो आप अगर ये कहें ना कि सिर्फ आप उस पर्सन को टारगेट करके आप अपने जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उनके साथ जो अटैच्ड लोग हैं उनको भी इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, एंड दे नीड इट मोर, क्योंकि वही बात है कि जैसे पेशेंट है ना, वो तो पड़ा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है, भाग दौड़ ऊपर वाले कर रहे होते हैं। इसी तरह से बिल्कुल ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस के केसेस होते हैं, चाहे वो बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, डिसेबिलिटीज़ की वजह से हैं या किसी भी और वजह से हैं, उसमें जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। दे ऑल्सो नीड इट। और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, माएँ हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एज ए प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग होंगे इमोशनली, तो यू कैन डील विद द इमोशंस ऑफ योर क्लाइंट्स। सिमिलरली अगर पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक सिचुएशन है और उसको हमने डील करना है, तो तभी वो सक्सेसफुली उनको भी मैनेज कर सकेंगे। और इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें एक एंगर मैनेजमेंट का ख़ास तौर पे कुछ जो है पॉइंट उसमें किया। एंगर मैनेजमेंट यानी जो ख़ास तौर पे हमारे बिहेवियर डिस्टर्बेंस के साथ बच्चे होते हैं, उनके अंदर एंगर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ, और उसके वो एंगर्स जो हैं उनके पेरेंट्स के अंदर भी होते हैं इवन, यानी वो एक मुसलसल एक ख़ास तरह की सिचुएशन के अंदर डील करते हुए, रहते हुए वो ख़ुद भी जो है उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है, और इस पे मैंने एक छोटी सी, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने मदर्स की जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर बात की हुई है कि जो मदर्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की, उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इमोशनली हेल्दी नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो दे विल बी अनएबल टू डील विद द सिचुएशंस। अच्छा जी, तो ये हमने थोड़ा सा इमोशनल प्रोसेस को हमने क्लियर कर लिया। ये जो इमोशंस हैं ये कैसे हमारे डेवलप होते हैं, और इसमें हमारे जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनका क्या रोल है। यानी बीइंग वन ऑफ द थिंग इज़ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस दैट काउंट्स इनटू आवर इमोशनल स्टेट्स, देन आर फिजियोलॉजिकल, यानी अगर वो, ये तो आपने बात सुनी है ना कि अगर हेल्दी बॉडी है आपकी तो यू विल रिएक्ट हेल्दी। अगर आप बीमार हैं, आपका ब्लड प्रेशर ही जो है वो 150 क्रॉस किया हुआ है, तो आप इमोशनली किस तरह स्टेबल हो सकते हैं, राइट? आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपकी इमोशनल रेगुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ तो और बहुत सारी अटैच्ड हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनके जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग जो कि इमोशन से जनरेट होती है वो है फीलिंग, राइट? हम जिस तरह की इमोशनल स्टेट में होते हैं वैसे हमारी फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं। सो फीलिंग्स अराइज फ्रॉम एन इमोशनल एक्सपीरियंस बिकॉज अ पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ दैट एक्सपीरियंस। दिस इज क्लासिफाइड इन सेम कैटेगरी एज हंगर और पेन। ठीक है, यानी फीलिंग क्या है?
पेन इज़ अ फीलिंग, हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग, और कौन सी फॉर्म्स है? क्या क्या महसूस होता है आपको? भूख लगती है, और प्लेयर, यू फील हैप्पी, यू फील सैड, यू फील एंग्री। वो सारे इमोजीज निकालो ना जो भेजते रहते हो सारा दिन, इधर से उधर और इधर से उधर, ठीक है? वो फीलिंग्स का सारा एक चार्ट आ रहा होता है ना। कितनी आसानी है वैसे हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, हम लंबे लंबे लफ्ज़ लिखें और टेक्नोलॉजी ने हमें कितना आसान कर दिया है। इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। अच्छा जी, सो दीज आर द फीलिंग्स, राइट, जो कि हमारी इमोशनल स्टेट से जनरेट हो रही होती हैं। So we can say that the feeling is a result of an emotion and may be influenced by memories, beliefs and other factors. अब आप ये देखें कि जो फीलिंग्स हमारी, एक तो हो गया हमारा जो इमोशनल एक्सपीरियंस है ना, यानी कोई एक ख़ास किस्म की सिचुएशन हुई जो कि उस वक़्त की थी, उस लम्हे की थी, ठीक है? अच्छा, इमोशंस जो है ना उसमें हमारा कॉन्शियस होता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं ना वहाँ पे हमारा सब कॉन्शियस भी अटैच हो जाता है। सब कॉन्शियस समझते हैं ना? वो सारी चीज़ें जो हमारे बैकअप पे पड़ी हुई हैं कहीं, राइट? एक वाक़या हुआ, अगर उसके साथ हमारा कोई पीछे सब कॉन्शियस में कोई एक्सपीरियंस पड़ा हुआ था तो उसकी फीलिंग हमें ज़्यादा आएगी। होता है ना ऐसे? यानी हमें ये लगता है कि ये जो है ना, ये तो मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबको अपनी अपनी याद आ रही है। सो इट मीन्स कि हमारा जो फीलिंग्स है वो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों का पार्ट है, राइट? और हाँ, अगर हमारे बैक ऑफ माइंड में कहीं कोई ऐसा एहसास पड़ा हुआ था जो कि उस मौजूदा लम्हे के साथ आके अटैच हो जाता है, तो वो हमारी उस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है ज़्यादा, हम किसी डीप फीलिंग में जा सकते हैं, राइट? तो अभी जो मैंने आपके साथ फॉर्म फिल करवाया, हम उसकी तरफ भी आते हैं कि वो मैंने आपसे क्यों करवाया, और ये सारी चीज़ें डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह से हो रही होती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी आपने पढ़ी हैं, राइट? तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनकी जो परसेप्शंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। सम आर मोर टूवर्ड्स इमोशनल फीलिंग्स, राइट? कुछ ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, दे डोंट कंसिडर और बॉदर मच अबाउट फीलिंग्स, दे आर वेरी मैकेनिकल, राइट? लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी फील्ड के लोग हैं वो तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं अगर उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होंगी। वो सारे जो एहसासात हैं टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, उनकी पेन को फील करना या उनकी इमोशंस को फील करना, ठीक है? उनकी डिफरेंट फीलिंग्स। अब ये जो फीलिंग्स है ना, इसमें हम बाज़ का सिर्फ एक पेन को लेके आते हैं, या हम ये कहते हैं कि कोई तकलीफ़ दे मरहला जो है या एक तकलीफ़ का ही जो सिलसिला है उसी को मैनेज करना होता है। नहीं, आपको हैप्पीनेस को भी मैनेज करना होता है, आपको प्लेयर को भी मैनेज करना होता है, वरना कितने बड़े बड़े फैसले आप गलत अपनी हैप्पीनेस में ले जाते हैं। कैसे कैसे वादे कर बैठते हैं आप खुशी में आके, फिर बाज़ का 2-2, 3-3 साल पूरा सेमेस्टर भुगतना पड़ता है, पूरा प्रोग्राम उनको भुगतना पड़ता है। होता है ना ऐसे? यहाँ भुगत भी रहे हैं कुछ लोग। तो इसका मतलब है कि वो जो मैनेजमेंट है ना हमें अपने इमोशंस की, एक्सप्रेशंस की, वो सिर्फ हमें गुस्से की हालत में या तकलीफ़ की हालत में नहीं करनी है, बल्कि हमें अपनी हैप्पीनेस, अपनी प्लेयर मोमेंट्स, अपनी इंजॉयबल मोमेंट्स को भी वो करना है। जैसे अब आप बच्चे, आपने कभी वो करते होंगे कमेंट्स, वो देखें आज कितनी शोखी हुई है, ठीक है? यानी वो समटाइम्स हम उस प्लेयर में, उस हैप्पीनेस में हम जो है ना वो जो एक लिमिट है ना उसको क्रॉस कर जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन लिमिट्स को किस तरह से हमने उनके अंदर रहना है फॉर अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी कि ये इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो हमारा फिर मूड किस तरह से जनरेट करते हैं, राइट? इमोशंस और फीलिंग्स की हद तक हम समटाइम्स अपने तक होते हैं, लेकिन जो मूड्स हैं हमारे वो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दे हैव एन इफेक्ट ऑन आवर इंटरेक्शंस, राइट? मैं कैसा फील कर रही हूँ, अगर तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ तो दैट इज़ ओके, और अगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, उसको मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे मूड की सूरत पे, मेरे फेस पे भी नज़र आएगा, मेरे एक्शंस में भी और मेरे बिहेवियर्स में भी नज़र आएगा, राइट?
जैसे बच्चे कहते हैं आज तो टीचर का मूड बहुत ख़राब है, लगता है कि घर से डांट पड़ी है, लड़ के आए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो जो हमारे पीछे कोई एक्टिविटी हुई होती है वो हमारे साथ साथ चल रही है और हम यहाँ तक आते नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ख़ासतौर पे जैसे टीचर्स का प्रोफेशन है या थेरेपिस्ट का प्रोफेशन है या काउंसलर्स का प्रोफेशन है, दे आर कॉल्ड मोर एक्टर्स। वी हैव टू एक्ट, राइट। हमें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल भी करना होता है और हमें एक्ट भी करना पड़ता है एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। सो हम में से जो लोग अच्छे एक्टर्स हैं वो आपको ये भी पता है ना कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। तो आर्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको एक अच्छा एक्टर होना भी ज़रूरी है। और एक्टर कौन अच्छा होता है? जो अपने ऊपर इमोशंस तारी कर लेता है। ऐसा ही है ना, ये जो आप मूवीज़ वाले और ड्रामाज वाले एक्टर्स देखते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ एक्चुअल में तो वो सिचुएशन नहीं ना होती है, राइट, लेकिन वो अपने ऊपर एक ख़ास कंडीशन तारी करते हैं। हो सकता है वो बहुत डिप्रेसिव हो सकता है बहुत हैप्पी हो, लेकिन उन्हें जाके आगे वो रोने धोने का सीन करना पड़ रहा है, तो वो कैसे अपने आप को एकदम से शिफ्ट करेंगे? सिमिलरली वी द टीचर्स एंड द काउंसलर्स आर, सो वी हैव टू एक्ट। और जो हम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, वी बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इन आवर फील्ड। सो द मूड इज़ एनी शॉर्ट लिव्ड इमोशनल स्टेट यूजुअली ऑफ लो इंटेंसिटी। मूड्स हमारे बड़े क्विकली चेंज भी होते हैं। आधा घंटा पहले हमारा मूड कुछ और होता है, नहीं यार मेरा मूड अब बर्गर खाने का नहीं हो रहा, अभी तो तुमने कहा था बर्गर खाने, नहीं वो मेरा मूड बदल गया है। इसका मतलब है कि मूड्स आर शॉर्ट टेम्पर ना, मतलब हमें वो बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और वो हमारी फ़ौरन से उसमें किसी भी एक जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके चेंज होने से हमारे वो मूड्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। बट रिमेंबर दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेट, क्योंकि यही फैसला करती है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मूड के ख़राब होने की वजह से हम कोई एक्शन ऐसा परफॉर्म कर देते हैं जो कि हमें समटाइम्स नहीं करना चाहिए। सॉरी यार मेरा उस टाइम मूड बड़ा ख़राब था, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे पता नहीं चला। और मूड्स जो है ना ये मोस्टली लास्ट फॉर 90 सेकेंड्स, इनके बारे में ये कहा जाता है। यानी आप अगर 90 सेकेंड्स तक अपने मूड को कंट्रोल कर लेते हैं तो इट कैन क्विकली चेंज। लेकिन जो आपकी इमोशनल स्टेट है या फीलिंग की एक सिचुएशन है, वो समटाइम्स 15 मिनट्स तक भी 20 मिनट्स तक भी आपकी कंटिन्यू रहती है। सो जो मूड है उस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। यानी वो मूड था जिसने आपको कहा कि मैंने नहीं जाना, ठीक है ना, और अगर आपने उस पर ओवरकम कर लिया कि नहीं असल में तो ज़रूरी ये चीज़ है कि मैंने कुछ जाके सीख लूँगी, मैं कुछ देख लूँगी, तो इट मीन्स कि यू हैव ओवरकम योर दैट मूड एंड यू डिड अ राइट डिसीजन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मूड्स को कंट्रोल करना सीखें। और आप देखें वही चंद लम्हे होते हैं जिनके अंदर आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। और देखिए हमारी ज़िंदगी में 2-3 बड़े फ़ैसले होते हैं और बाकी छोटे छोटे हमारे रोज़ के एक्शंस और जो हमारे रिएक्शंस हैं वो उन फ़ैसलों को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े फ़ैसलों में क्या है, आप अगर आपसे मैं पूछूं आपकी स्टेज पे आपके लिए क्या डिसीजंस लेने हैं? करियर चॉइस तो आप कर चुके हैं, मुझे लगता है आप वो स्टेज से गुजर चुके हैं। यस, अब आपने इसको आगे करना कैसे है ना, आप इसको लेके कैसे चलना है, आपने इसमें आगे सक्सेसफुल कैसे होना है, राइट, ठीक है। यानी आप इसको जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेट कर लीजिए, ठीक है। मतलब करियर आप चॉइस कर चुके हैं, अगर नहीं अभी तक भी कर पाए तो इसका मतलब है कि आप इसमें गलत थे, यानी आप वो थे ही नहीं जो आप यहाँ आ चुके हैं, जो आपका दिमाग आपको कहता है कि अभी मुझे चूज़ करना है क्या है। यू हैव क्रॉस्ड 6-7 सेमेस्टर्स, तो इट मीन्स कि ये आपका पर्सनैलिटी के साथ, आपके या माइंडसेट के साथ ये प्रोफेशन या करियर मैच नहीं करता था। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट आई विल डेफिनेटली से कि इट्स नॉट अ रॉन्ग टाइम इवन देन कि आप अभी भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत आगे ज़िंदगी पड़ी हुई है काम करने के लिए। क्योंकि हम ये भी एक हमारा मसला है कि हम बाज़-औक़ात चेंज नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर लॉजिकली आप चीज़ों को बैलेंस करें और देखें तो यू कैन मूव विद योर डिसीजंस।
एनीवेज, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक आपने बताया, सॉरी हम वापस आते हैं, मतलब बिग डिसीजन जो है आपकी लाइफ में, व्हाट यू वांटेड टू चूज़ फॉर अ जॉब प्लेसमेंट, राइट, और शादी, ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, शादी। वो तो नहीं मेरी होती। शादी तो भाई हो ही जानी है, शादी करोगे किससे? I mean, क्या होगा तो शादी करोगे? आप शादी को मैनेज कैसे करोगे? हाउ टू अर्न, पहले तो है, ठीक है, अर्निंग रिसोर्सेज आपके क्या होने चाहिए? हम इस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कौन करेगा? हाँ, आप मतलब देखें, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कौन करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ योर अदर थिंग जो कि आपके सब्जेक्टिव, अब हर एक आप ये आपने तो इसको अपना हाईलाइट कर लिया ना, क्योंकि आपको ये लगता है, अब हो सकता है इसके पास कुछ और रीज़न हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ फ्रॉम आई थिंक आउट ऑफ लाहौर, ठीक है, तो आप कहेंगे अब मैं डीजी खान से हूँ तो मुझे लाहौर की लड़की कैसे मिलेगी? कहते हैं यहीं पे पहले 10 मरले का प्लाट लो। ये देखो, इट मीन्स दैट योर ऑल स्टेट्स आर सब्जेक्टिव। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आप कास्ट सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हो अपनी शादी के डिसीजन, ठीक है। इसी तरह से आपके लाइफ में एक ये डिसीजन लेना कि आपने कौन सा ऐसा सोर्स यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है कि आप मनी जनरेट, सो दीज आर सम बिग डिसीजंस जो कि आप ये इमोशंस के साथ रिलेट नहीं हो सकते, ये इसमें आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, लेकिन इमोशंस उससे खाली नहीं रह सकते, मतलब आप इमोशंस को डिटैच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। आपकी लॉजिकल जो ब्रेन है या लॉजिकल थिंकिंग है उससे आप इमोशंस को डिटैच नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस वो चीज़ें हैं जो आपकी डेली रूटीन में आपके साथ चल रहे हैं। ओके, सो टू कंट्रोल योर मूड्स, जो कि आपके छोटे छोटे सारे एक्शंस को डिफाइन करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग बैक टू दिस फॉर्म जो कि आपने स्टार्ट में फिल किया। अच्छा, अब ये आप देखिए, आप लोगों ने स्कोरिंग कर ली है अपनी, आपने ये जो इसकी स्कोरिंग की, आप में से जिसकी स्कोरिंग 30-35 प्लस है, आप ये समझिए कि यू आर परफेक्ट फॉर हीलिंग प्रोफेशन, राइट। और जिसकी स्कोरिंग 20 से कम है उसे चाहिए कि कुछ और सीख ले, ठीक है, क्योंकि जो हीलिंग का प्रोसेस है, बीइंग अ काउंसलर या बीइंग अ हीलर से मुराद ये है कि आप किसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, राइट। उसके लिए आपके पास ये क्वालिटीज़, ये साइंस अगर आप अपने अंदर समझते हैं तो आप एक प्रोफेशनल के तौर पे, अच्छे ह्यूमन हीलर के तौर पे काम कर सकते हैं। आपके अंदर ये नेचुरल ट्रेड्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबल शिफ्ट की ट्रेड, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, ग्लोबल शिफ्ट क्या है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे नीड चेंज हो रही है, आप उसके मुताबिक चेंज हो रहे हैं। आप में रिजिडिटी तो नहीं है, लेकिन जो रिजिडिटी है ना, वो आपके बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करती है। सिर्फ यही नहीं कि आपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लिया, आपकी जो सबसे पहले जो आपका चेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज़ इन योर माइंड। आप किसी एक ख़ास माइंड सेट पर फिक्स नहीं हो जाते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि मुझे तो हमेशा यही यूज़ करना अच्छा लगता है। यानी मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं, बड़ा प्राउडली कहते हैं हम तो अभी भी अपने स्कूल में ना तख्ती पे लिखवाते हैं, हम तो अभी भी स्लेट पे करवा दें कि बड़ा अच्छा काम है, बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है। भाई बच्चे की राइटिंग की अच्छी करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आज के 5 साल में कि आज का बच्चा भी, वो कौन सा बच्चा सक्सेसफुल है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है, या वो टाइपिंग स्किल से भी कहीं ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं और आता ना, आप कि स्पेलिंग्स भी ठीक नहीं है, आपके पास जो गैजेट है अगर आप उसमें अच्छे से प्रोनाउंस कर लेते हैं तो आपको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल खुद टाइप करके दे देगा। अगर आपको स्पेलिंग्स भी नहीं आती तो आप, यानी आपकी किसी प्रोनाउंसिएशन बेहतर है, यू कैन स्पीक, यू कैन कम्युनिकेट, तो वो सब कुछ आपको लिख के दे देगा। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जो परसेप्शंस हैं, रिजिडिटी है माइंडसेट की, उसको भी चेंज करना है। सो यू नीड टू बी a person who can adapt with the situations, who have the flexibility with the environment, with the situations. Okay, then difficult initiation. यानी आप अपने आप को एक लीडरशिप रोल के लिए समझे। अच्छा, लीडरशिप रोल हमारे जहन में जो आता है वो ये आता है कि जनाब एक अदारा लगा हुआ है,
और उसमें वो जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा हुआ है ही इज़ द लीडर, या वो जो मैनेजर बैठा हुआ है ही इज़ द लीडर? नो। मेरा ख्याल है लीडरशिप पे आपने काफ़ी लेक्चर्स भी ले लिए और आपको कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर हो गया होगा। लीडरशिप क्या है? लीडर कैन बी एनी पर्सन हु कैन इनोवेट, हु कैन इनोवेट समथिंग एंड हु कैन गिव द सॉल्यूशंस फॉर एनीथिंग, राइट? तो आप में से कोई भी बैठा हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। आप देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का वैसे तो लीडर कौन होता है? अगर हम देखें वाइस चांसलर है, लेकिन कितने ही ऐसे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स होते हैं जिनकी वजह से उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो अदारे पहचाने जाते हैं। ऐसे ही है ना? जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में क्लस्टर्स बनाए थे, यस, तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा था इधर आके, वो एज अ लीडर था। वो एज ए लीडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास लीडर होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो किसी मैनेजरियल हाई पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं तो यू आर लीडर। लीडरशिप रोल का मतलब ये है कि यू कैन इनोवेट, यू कैन गिव सॉल्यूशंस, यू कैन लीड, यू कैन टेक रिस्क, यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन मैनेज थिंग्स, राइट, यू कैन मोटिवेट। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीडरशिप एज ए लीडरशिप रोल में आती हैं, जो कि एक नेचुरल हीलर के अंदर जो है वो एबिलिटीज़ होती हैं। देन यू आर इंट्रोवर्ट। अच्छा देखिए, हम आमतौर पे ये समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होना बड़ी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल है, बट फॉर अ हीलर यू नीड टू बी इंट्रोवर्ट। अच्छा, अब इंट्रोवर्ट होने का मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये है कि आप फीलिंग्स के साथ अटैच हैं, यू आर मोर ऑब्जर्वर, आप डीप ऑब्जर्वर हैं, राइट? आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड यू फील फॉर दैम, राइट? तो ये आपके अंदर जो है वो क्वालिटी है। देन फील मोस्ट एट होम इन नेचर, यू लव द नेचर। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको फैसिनेट करता है मॉल चलते हैं, दे फील गुड देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, मुझे जब भी कहीं इवन आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलता है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं नेचुरल साइट्स पर जाऊँ। बीचेस अट्रैक्ट मी, लैंडस्केप्स अट्रैक्ट मी, माउंटेन्स अट्रैक्ट मी, राइट? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो मॉल्स हैं दीज आर सिमिलर एवरीवेयर, ये तो कहीं भी एक जैसे हैं। ब्रांड्स आर एवरीवेयर, दे डोंट अट्रैक्ट मी, बट फॉर फ्यू पीपल्स दैट इज़ अट्रैक्शन। और फीमेल्स को तो मॉल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे वो लगता है कि वो जो छोटी छोटी मार्केट्स बनी होती है ना, जिनको आप लोकल मार्केट्स कहते हैं, दे आर मोर ब्यूटीफुल। अगर आप मतलब किसी ऐसे जगहों पर जाएं, इवन कि आप लोग अगर नहीं भी किसी को मौका मिला आउट ऑफ कंट्री जाने का, विद इन कंट्री भी आप आउटस्प्रेड में जाते हैं, तो आप वो देखें जो लोकल मार्केट्स होती हैं उनकी, वहाँ से आप उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उनके ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल फूड्स, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, होम मेकिंग की चीज़ें, वो कितनी ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ से मिलती हैं। फिर आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से, यानी जो एक्चुअल कल्चर है वहाँ का वो आपको उन मार्केट्स में नज़र आता है। उनके साथ डील करते हैं जब तक उनकी लैंग्वेज आपको वहाँ नज़र आती है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, यू लर्न देयर। आपको उनका इंटरेक्शन, उनका बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज, उनके ड्रेसेस, उनका उठना बैठना, खाना पीना जो कि नॉर्मल रूटीन का होता है, यू फाइंड देयर। अगर आप मॉल्स में जाते हैं वहाँ या बिल्डिंग्स में जाते हैं ऐसे, तो वहाँ पे ख़ास किस्म के क्लास है जो आती है। क्लास से मुराद ये है कि वो जो कि सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं, जो कि सारे मोस्ट ऑफ देम आर नॉट नेटिव्स, राइट? तो जब आपने नेटिव लर्निंग करनी है तो वो आपको ऐसी ही जगहों पे मिलेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बहरहाल अगर आपके अंदर ये भी एबिलिटी है तो इट मीन्स दैट यू आर विद द सेम राइट डायरेक्शन। देन यू आर सेंसिटिव। अच्छा, ये वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है बस हाय बस कुछ हो गया है अब तो मैं हिल भी नहीं सकती मैं यहाँ से, ठीक है? ये वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अब आप देखें कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, जो ये सारा सैलाब और फ्लड की वजह से जो सारी डिस्ट्रक्शन है उसने कितना ज़्यादा हालात ख़राब किए हुए हैं। अब एक बंदा वो है जो उसके लिए फ़ील करता है, सोचता है कि मैंने ये काम करना है, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ ऐसे भी होते हैं, वो ये सब कुछ तो होता रहता है, चलो तुमने बेटी की शादी की तारीख रखनी है, रखो, खैर है, देखा जाएगा। मतलब कोई और भी टास्क हो सकते हैं ना, इस तरह की चीज़ें। तो सेंसिटिविटी ये है कि वी कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, वी कैन अंडरस्टैंड दैट समबडी नीड अस। और सेंसिटिविटी में पर्सनल सेंसिटिविटी से ज़्यादा
दूसरों के लिए सेंसिटिविटी होना ज़रूरी है कि आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनको महसूस कर सकें और उनके लिए आप कोई हल तलाश करने की कोशिश कर सकें। देन सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कॉलिंग, समटाइम्स ऐसा होता है, स्पिरिचुअल कॉलिंग से मुराद ये नहीं है वो जो हम जिन्नों भूतों को बुलाते हैं, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल कॉल से इसको आप कहते नहीं, रूहानियत, रूह के रिश्ते होते हैं, ठीक है। और कासिम अली शाह साहब तो बहुत अच्छा इन रिश्तों को डिफ़ाइन करते हैं। आप अगर उनसे इस पे गुफ्तगू लें तो वो मतलब उनकी जो गुफ्तगू है ख़ास तौर पे इसके ऊपर रूहानियत पे और ये जो जिसको आप कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है और हम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली अटैच भी हो जाते हैं। यानी हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम तो पहले भी कभी मिले हुए हैं, उनके साथ हमें गपशप करने में, उनके साथ बात करने में हम हेजिटेशन फ़ील नहीं करते हैं, हम बहुत रिलैक्स होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होते हैं। तो देयर आर सम स्पिरिचुअल ऑरास जो कि हम सबके साथ कहीं ना कहीं चल रहे हैं और वो कुछ स्पिरिचुअल ऑरास कुछ लोगों के मैच हो जाते हैं एंड दे वर्क बेटर इन दैट, ठीक है। और आप देखें कि वो सिमिलर कम्युनिटीज़ डेवलप भी होती जाती हैं। वो जिसे कहते हैं ना सेम बर्ड्स विद सेम फीदर्स फ्लाई टुगेदर, तो वो इस तरह की जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी बिल्ड होता जाता है। तो जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है आपके अंदर, ये भी सबके अंदर नहीं होती है, ये भी कुछ लोगों के अंदर होती है। और इफ़ यू फील फॉर दैट, और स्पिरिचुअल एबिलिटी क्या है, अगेन वही जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ अटैच है, और फीलिंग्स और इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को फील करना, उनके लिए कुछ करने की जो है आपके अंदर ख्वाहिश होना, और वो स्पिरिचुअल फीलिंग या वो एहसास जो है वो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपनी नज़र आता है, ठीक है। यानी आप फील करते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको वो किस हाल में है, इवन यू फील फॉर द एनिमल्स एंड द नेचर्स, ठीक है। यानी आपको पौधे, फूल, पत्ते ये भी कभी गुजरते गुजरते अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब फूल और पौधे लगे हुए हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे गुजर जाएंगे उसके पास से, कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ लोग उनको देखते हुए जाएंगे, कुछ रुकेंगे, उनको कुछ देर ठहरेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उन कलर्स को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग उनसे बातें करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि कैप्चर भी करते हैं और आपको ये उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र भी आ रही होती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारा फ़िलहाल मकसद अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानने की कोशिश करना है कि डू वी हैव समथिंग लाइक दैट इन आवरसेल्व्स। इफ़ वी डू हैव, then it means that we have the tendency and we can be developed like professional human healers. So then there is like vivid dreams. You think about something, you imagine for something, you wanted to do something in your life. यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आपके जहन में सिवाय इसके होना कि हमने डिग्री कंप्लीट करनी है और हमने एक अच्छी जॉब कोई बस जिससे हमें पैसे आ जाएं वो लेनी है, अगर तो वहाँ तक है तो यू आर नॉट समथिंग डिफरेंट। अगर आपके जहन में कोई एक बहुत क्लियर ड्रीम है एंड यू वांट टू परसू फॉर दैट, तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंटली सोच रहे हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग। और अगर नहीं भी है तो इसको डेवलप कीजिए, ड्रीम करना शुरू कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें जो भी एबिलिटी दी है ना उसका कोई ना कोई मकसद है। ऑल्दो वो जो ड्रीम्स हम देखने की बात करते हैं ये खुली आंखों से देखने वाले ख्वाब होते हैं, और खुली आंखों से देखने वाले ख्वाब जो हैं उनको ही पूरा करना मुमकिन होता है। जो हम बंद आंखों से देखते हैं उसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, या अगेन वो कोई हमारी स्पिरिचुअल बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ख्वाबों के ज़रिए जो है वो बताई जाती हैं और कही जाती हैं, इन्फॉर्म किया जाता है। अल्लाह ताला का सिस्टम है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ख्वाब देखना है खुली आँखों से वो बड़ा ज़रूरी है, और ख्वाब का तल्लुक़ इमेजिनेशन के साथ है। और जैसे शायद मैंने कहीं पहले भी बात की कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो राइटिंग या लिटरेचर मिलता है वो फ़िक्शन पे मिलता है, इमेजिनेशंस पे मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी की लिमिट्स ही कोई नहीं है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं और क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिए कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी दिमाग के अंदर जितनी स्किल्स इमेजिनेशंस की डाली हैं उसके अंदर उतनी एबिलिटीज़ भी हैं उसको क्रिएट करने की। और आप देख लीजिए कि आज से कुछ साल पहले जो चीज़ें इमेजिनेशंस थी दैट इज़ हैपनिंग नाउ। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप कुछ इमेजिन करें और कहें नहीं ये सिर्फ मैं इमेजिन ही कर सकता हूँ, ये हो नहीं सकता। यकीन कीजिए दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इमेजिन करें और वो हो ना सकती हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको उसकी बसात से ज़्यादा सोचने का सलाहियत दी नहीं है।
अल्लाह ताला ने आपको वो सारी सलाहियतें नवाजी हैं जो सोचने के लिए, जो कि आप कर भी सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बंदे ने करनी होती है ना। फॉर एग्जांपल अब जैसे बिल्डिंग बननी है तो बिल्डिंग एक ही बंदे ने तो नहीं बनानी होती सारी, उसका नक्शा कोई डिज़ाइन करता है, उसके अंदर जो जो आपका मटेरियल है वो कोई और वहाँ से प्रोवाइड करता है, बनाने वाला कोई और। इसी तरह से जो ड्रीम करना है या आइडिया लेके आना है, वो ज़रूरी नहीं कि आप कहेंगे मैं ये कैसे कर लूँगा सारा, लेकिन यू थिंक ऑफ दैट आइडिया आपका होगा, उसको कोई और पूरा करेगा, ठीक है। और हमारे ख्वाब ऐसे ही पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी आज ये विश है, ठीक है, हम ये आज सोच रहे हैं कि हम आपको किसी मुकाम पे देखना चाहते हैं, हमारे जो यंग लोग हैं अगर वो थोड़ा इस काबिल हो जाएंगे कि मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा डाल सकें, ये कर सकें, वो कर सकें, फाउंडेशन अगर आपके लिए एक ड्रीम कर रही है तो इसको किसने मुकम्मल करना है? आप लोगों ने करना है। लेकिन अगर वो ड्रीम देखा ही ना जाता, वो ख्वाहिश की ही ना जाती, तो आप लोगों के लिए पॉसिबल भी ना होता, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यू हैव टू गो विद दैट। देन you have always felt like you don't quit belong anywhere because you are a bridge. यार छोड़ो, ये इसका तो काम ही है, निकलो इसमें से, मैं क्या इसका मसला हल कर सकता हूँ। You always think yourself like a bridge. आप कहते हैं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा, और ये आपके अंदर नेचुरल है। यू थिंक अगेन एंड अगेन, मतलब आपके दिमाग में कहीं रात को सोते में आता है, दिन में आता है, और आप फिर आ जाता है व्हेन यू थिंक फॉर दैट, और आप उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं सिचुएशन को। यू आर हाईली क्रिएटिव। क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एवरी प्रोफेशन, राइट। सो इसके अंदर भी आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुर्सी की 4 टांगों से 3 टांगें बना ली। दिस इज़ क्रिएटिविटी, नो डाउट। ये हो चुका है ना, आपने 3 टांगों वाली कुर्सी देखी है ना। हम बचपन में तो जब कुर्सी पे ऐसे लिखते थे चेयर के ऊपर, तो क्या लिखते थे? हैड 4 legs। अब तो 3 टांगों वाली कुर्सियाँ भी हैं, है ना। इवन कि एक वाली भी है, और कोई पता नहीं है कि बगैर टांग वाली चेयर भी होंगी ना, वो जो आप रेस के साथ आप बैलेंस करते हैं, फिक्शन और रेस को बैलेंस करके आप, यानी जो है ग्रेविटी की फोर्स है उसको बैलेंस करके यू कैन डू एवरीथिंग। सो इट मीन्स कि आपने बच्चों को या अपने आप को कहीं वहाँ तक महदूद नहीं रखना। और इसमें जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी आपकी ब्रेन सॉल्यूशंस के साथ है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस आपने सोचनी है। आपने ये नहीं सोचनी कि कुर्सी की 4 टांगें बनानी है कि 3 बनानी है। आपने ये सोचना है कि जो आपके क्लाइंट के साथ मसला चल रहा है उसको आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसमें आपके अंदर क्रिएटिव स्किल क्या हो सकती है। देन यू आर एक्सट्रीमली इन्यूटेटिव, यानी आप परसीव कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं ना फोरसी करना, ठीक है। यानी आपको ये लगे कि आने वाले 4 दिनों में ये हो सकता है, आने वाले 5 सालों में ये हो सकता है, इस मसले को मैं अगर इस चीज़ से हल करूँगा तो ये इस तरह से बेहतर सोल्यूशन देगा। आपके अंदर वो प्रिसीजन और फोरसीइंग के जो एबिलिटी है वो मौजूद हो। देन यू आर गैदर विद लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। फिर आप क्या करें, आप जो सिमिलर आपके लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनको आप ऑटोमेटिकली उनके साथ जाके कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपके अंदर ये अगर ख्वाहिश थी कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक गनीमत जाना और आप यहाँ तक पहुँचे, और फिर यहीं से आपके कनेक्शंस आगे भी बिल्ड होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, उनको लिमिटाइज ना होने दीजिए, और शाइनेस अपने अंदर से निकाल दीजिए। यानी आप कनेक्शंस बिल्ड करें। आपको जो भी बंदा लगता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कोई टीचर आता है, आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए। आपको यहाँ पे ये पूरा इंस्टीट्यूशन तो एक क्रिएटिव स्किल्स का हब है ना। यहाँ पे आपको हर बंदा अपने अंदर एक अनमोल इंसान मिलेगा, उसके अंदर एक ख़ास स्किल्स हैं जो कि उसको जो है वो अपने परफॉर्म कर रहा है, या हम उसकी सारी एबिलिटीज़ को देखते भी हैं। तो यू बिल्ड कनेक्शंस विद दोज पीपल। अपने ऑल अराउंड आप कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, अपने जैसे लोगों के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी होते जाते हैं। फिर ओके, यू माइट रेजिस्टेंट टू रिलीजन बट हाईली स्पिरिचुअल। अच्छा, यहाँ पे चूँकि रिलीजन जो है हम समटाइम्स उसको रिजिडिटी के साथ भी अटैच कर देते हैं कि कुछ हमारे अगर रिलीजियस थॉट्स होते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत रिजिड हैं, और समटाइम्स हम रिलीजियस थॉट्स
रिजिडिटी के साथ नहीं भी शो करते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है। तो स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से बिल्कुल डिटैच करके हमें समझने की ज़रूरत है, राइट? इस तरह से आप एम्पैथ हैं, यानी आपके अंदर एम्पैथी है। यू आर नॉट सपोज फॉर सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? हाय हाय, जो हमारी 80-90% ख़वातीन घर बैठी करती रहती हैं दिन में, ठीक है? यानी हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, हम सिर्फ अफसोस, सद अफसोस करते हैं कि ये बहुत बुरा है, बहुत गलत है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है वो हमारे दिमाग में नहीं आता। तो एम्पैथी का मतलब ये है कि आपके दिमाग में उस चीज़ की फीलिंग के साथ उसको करेक्ट करने की, उसको सपोर्ट करने की भी जो है ख्वाहिश पैदा होती हो।